हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, स्वरूप क्लिनिक, दीनदयालपुरम, बरेली। बात करेंगे ब्लैडर कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर। हिंदी में इसको मशाने का कैंसर या पेशाब के थैले का कैंसर भी बोलते हैं। ये जो कैंसर है ये सारी मैलिग्नेंसीज में 9th नंबर पे आता है, यानी कि 9वां सबसे कॉमन कैंसर है। और अगर मेल और फीमेल्स में देखें तो मेल्स में ये कैंसर 2 से 3 गुना फीमेल्स के कंपैरिजन में इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये कैंसर उम्र बढ़ने के साथ साथ इसके होने की संभावनाएं बढ़ती हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसके होने की संभावनाएं भी बढ़ती जाती हैं। लेकिन कुछ केसेस में ये यंग एडल्ट्स में भी देखा गया है, कम उम्र के पेशेंट्स में भी इसका पाया जाना देखा गया है। अच्छी बात इसकी ये होती है कि अगर ये कैंसर कम उम्र में होता है तो इसके लक्षण बहुत ज़्यादा घातक नहीं होते और ये कैंसर हल्की वैरायटी का होता है। तो किसी भी कैंसर की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल दिमाग में ये आता है कि कैंसर होता क्यों है, इसके कारण क्या हैं और इनसे कैसे हमें बचा जा सकता है। तो इसके जो मुख्य कारण होते हैं उनमें सबसे पहला होता है इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स। किसी भी तरीके के जो केमिकल्स होते हैं वो इसके कारक होते हैं। तो जो लोग केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, जैसे कि रबर इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है या डाई इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें जो लोग काम करते हैं वो उनमें इस कैंसर के होने की संभावनाएं आम लोगों की तुलना में ज़्यादा होती हैं। दूसरा इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है स्मोकिंग। और स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनमें ये कैंसर, जो लोग नॉन स्मोकर्स हैं उनके कंपैरिजन में 2 से 6 गुना ज़्यादा होता है। और ये जो टोटल कैंसर होता है इसमें 30 से 60% केसेस सिर्फ उन लोगों में होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनमें ये कैंसर तुरंत नहीं होता है, उनमें इस कैंसर को होने में 20 से 30 साल लगते हैं। तो देखा जाए तो जो लोग लंबे समय से स्मोकिंग करते हैं उनमें इस कैंसर की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। और अगर नॉर्मल जो लोग नॉन स्मोकर्स होते हैं उनके कंपैरिजन में करें तो ये 2 से 6 गुना ज़्यादा रिस्क होता है इन स्मोकर्स पेशेंट्स इन कंपैरिजन टू नॉन स्मोकर्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैंसर कारक होती हैं, लेकिन ब्लैडर कैंसर में उनका कोई रोल नहीं होता है। जैसे अल्कोहल होता है, अल्कोहल बहुत सारे कैंसर का कारण होता है, लेकिन अगेंस्ट इसके अल्कोहल का ब्लैडर कैंसर में कोई रोल नहीं होता है। जो अल्कोहलिक्स होते हैं उनमें ब्लैडर कैंसर होने की संभावनाएं जो नॉन अल्कोहलिक होते हैं उसमें बराबर होती हैं। इसके अलावा अदर जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, कैंसर करने वाले जो केमिकल्स होते हैं, जैसे सैक्रीन है, कॉफ़ी है, कैफीन है, वो कैंसर ब्लैडर कैंसर के कारक नहीं होते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ये बहुत सारे कैंसर्स करते हैं, लेकिन ब्लैडर कैंसर में इन चीज़ों का कोई रोल नहीं है। अब इसके हम तीसरे कारण पे आते हैं। जैसे पेशाब के थैले में कोई बहुत लंबे समय से इन्फेक्शन है, या जिन लोगों को यूटीआई बार बार होता है, या लंबे समय से किसी पेशेंट को पेशाब के थैले की पथरी है जो कि कंटिन्यूअस इरिटेशन करती है ब्लैडर का, ऐसे मरीजों में भी ब्लैडर कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं। तो इन मरीजों को चाहिए कि अपना वो यूटीआई प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके उसको सही करें। और अगर किसी को लंबे समय से पेशाब के थैले की पथरी है तो उसको पथरी को निकलवाएं, जिससे कि कंटिन्यूअस ब्लैडर इरिटेशन कभी कैंसर में ना तब्दील हो जाए। दूसरी चीज़ होती है कि भाई परिवार में हमारे पिताजी को कैंसर हुआ था, यही तो हमें इसके होने के चांसेस हैं कि नहीं है। तो दोस्तों, अगर फैमिली हिस्ट्री है इस कैंसर की तो नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ये कैंसर दुगना रिस्क होता है। अगर किसी के पिताजी को या किसी के परिवार में फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को ये कैंसर हुआ है तो उसमें भी इसके होने के चांसेस आम जो लोग हैं, जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। चौथी चीज़ है रेडिएशन। अगर कोई मरीज किसी अन्य कैंसर के कारण रेडिएशन का ट्रीटमेंट ले रहा है, जैसे कि आंत का कैंसर है, बच्चेदानी का कैंसर है,
इन कैंसर्स के लिए अगर कोई रेडिएशन ले रहा है तो उसमें ब्लैडर कैंसर होने की संभावना होती है। पांचवी चीज़ है, एक एंटी कैंसर ड्रग होती है साइक्लोफॉस्फामाइड। अगर कोई मरीज उस ड्रग को ले रहा है किसी दूसरे कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए तो उसमें भी साइक्लोफॉस्फामाइड रिलेटेड ब्लैडर कैंसर होने की संभावनाएं रहती हैं। दोस्तों, अब बात ये होती है कि भाई हम क्या करें जो हम इस कैंसर से बचें, या क्या हम चीज़ों का सेवन ना करें, किन से चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, या क्या ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स लें जिससे कि हम इस कैंसर का प्रभाव कम कर सकें या इस कैंसर के उससे बच सकें। तो सबसे पहला हमारा आता है कि हम अपनी डाइट्स में इस तरीके से चीज़ों का सेवन करें कि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा मात्रा में जाएं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, बॉडी में जो टॉक्सिन्स हम सांस के द्वारा या खाने के द्वारा लेते हैं वो उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अगर हम डाइट में हरी सब्जियां, फल का सेवन करते हैं, हरी सब्जियों में जैसे कैरेट्स है, क्रूसीफेरस फैमिली की सब्जियां हैं जैसे सरसों है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर्स है, सब्जियों में अगर हम चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं तो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा जाते हैं और हम जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में चले गए उनको वो न्यूट्रलाइज करती है। ऐसे फ्रूट्स में अगर हम सिट्रस है, एप्पल है, बेरीज़ है या टमाटो का ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं तो इस कैंसर कारक जो तत्वों को शरीर न्यूट्रलाइज करता है और कैंसर होने से हम बच सकते हैं। बाकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इससे बचने की वो है कि हम स्मोकिंग सीजेशन करें। स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है तो उसको बंद करें, तो इस कैंसर के होने के चांसेस कम हो सकते हैं। बाकी बहुत सारे बीमारियां होती हैं जिनमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स दवाई के रूप में ले सकते हैं, जैसे सेलिन, विटामिन सी होती है। ये क्या होता है, बॉडी में जाके एंटीऑक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाती है और ये विटामिन सी हमारी बॉडी को इस तरीके के कैंसर से रोकती है। दूसरी चीज़, हम ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रीन टी में पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि बॉडी में जाके एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं कि अगर ये किसी को कैंसर है तो उसे पता कैसे चलेगा। तो इसका सबसे मुख्य लक्षण होता है पेशाब में खून आना। 100 में 90 मरीजों को ये दिक्कत ज़रूर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पेशाब में खून आना इसका पहला और मुख्य लक्षण है। अगर किसी को पेशाब में खून आता है तो उसको हल्के में ना लें। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, पेशेंट हमारे पास आता है बताता है कि नहीं जी हमें गर्मी हो जाती है इसलिए पेशाब में खून आता है। तो कभी भी गर्मी से पेशाब में खून नहीं आता है, ये चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बाकी इसके लक्षण होते हैं जैसे पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब आना, पेशाब में खून के कतरे आना, पेशाब का रुक जाना, या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, बैक पेन होना। इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो इस कैंसर के मुख्य लक्षणों में आती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला लक्षण इसका होता है पेशाब में खून आना। अगर किसी को ऐसा होता है तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, उसके लिए तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है, इस बीमारी को पूरी तरह निकाला जा सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट पे कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसका इलाज कैसे होगा। अगर किसी को ये कैंसर हो जाता है तो उसका इलाज कैसे होगा। दोस्तों, हर कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज में है, उसका किस स्टेज में वो डायग्नोज हुआ है। आमतौर पे लोग बोलते हैं कि भाई कैंसर हो गया, अब तो ये ठीक नहीं होगा और इनका बचना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कैंसर लाइलाज अक्सर स्टेज 3 और स्टेज 4 में ही होता है। अगर किसी को अर्ली स्टेज का मतलब फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में अगर किसी को डायग्नोज हो जाता है तो इसके बिल्कुल ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जो हल्की वैरायटी के कैंसर होते हैं, लो ग्रेड कैंसर होते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मरीज को किसी भी प्रकार की कोई और ट्रीटमेंट जैसे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसकी मेनली 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 का मतलब होता है कि कैंसर जो है पेशाब के थैले के इनर लेयर्स में ही है। स्टेज 2 का मतलब होता है कि मरीज का जो कैंसर है
वो पेशाब के थैले की जो लेयर होती है उसके बाहरी पोर्शन में आ गया है। स्टेज 3 का मतलब होता है कि मरीज का कैंसर आसपास के जो अंग हैं, जैसे कि प्रोस्टेट है, पीछे इंटेस्टाइन है, या पेल्विस की साइड वॉल्स हैं, उनमें पहुंच गया है। और स्टेज 4 होने का मतलब होता है कैंसर मरीज के जो दूर आर्गन्स हैं, जैसे लिवर है, इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, या पेट के अन्य भागों में फैल गया है। स्टेज 4 में आमतौर पे हम मरीज को रेडिएशन या कीमोथेरेपी देते हैं, लेकिन इसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब बात करते हैं हम स्टेज 1 और 2 के। स्टेज 1 में मरीज लगभग पूरी तरह ठीक हो जाता है, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टेज 1 में हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो दूरबीन द्वारा करते हैं, जिसका नाम होता है TURBT। TURBT मतलब ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। इस विधि में पेशाब के रास्ते से दूरबीन जाती है और जो ब्लैडर कैंसर होता है, जो ग्रोथ होती है, उसको हम पीसीज में रिसेक्ट कर लेते हैं और इसका जो बेड होता है जहाँ पे कैंसर होता है वहाँ से एक सेपरेट बायोप्सी लेते हैं, ये देखने के लिए कि जो इसका निचला हिस्सा जो बेड है वहाँ पे कैंसर के रेमेनेंट हैं कि नहीं। और स्टेज 2 में भी हम पहली स्टेज में TURBT करते हैं, उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं। अगर पेशेंट का बेड निगेटिव आता है तो स्टेज 1 की तरह ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर पेशेंट के बेड की बायोप्सी पॉजिटिव आती है तो इसमें जो और ट्रीटमेंट है, जैसे पूरा पेशाब का थैला निकालना, जिसे रेडिकल सिस्टेक्टमी बोलते हैं, वो किया जाता है। दोस्तों, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि पेशाब का थैले का कैंसर जो है लाइलाज नहीं है। अगर ये अर्ली स्टेज में मिलता है तो इसका पूर्णतः इलाज संभव है, और इसका इलाज बहुत ही कम खर्चे में बिना चीरा द्वारा किया जा सकता है। सिर्फ दूरबीन की मदद से इसे पूरा निकाला जा सकता है।